हेलो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज हमारे साथ हैं राजेंद्र प्रसाद मीना। ऑलरेडी आप लोगों ने इनका वीडियो देखा होगा। ऑलरेडी इन्होंने एक वीडियो हमारे इस चैनल पर कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और मेरी आप आई थिंक आप लोगों में से लोगों ने देख के बेनिफिट लिए होंगे। तो आज इनका सेकंड वीडियो है और अभी एआरएस का एग्जाम आने वाला है, तो मेनी ऑफ द एग्रोनॉमी एस्पिरेंट्स, स्पेशली एग्रोनॉमी एस्पिरेंट्स, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कोई और सब्जेक्ट के जो एआरएस मेंस के प्रिपरेशन की कर रहे हैं, उनको भी इनके अनुभव, जो इनके एक्सपीरियंस हैं, वो आपको काफी हेल्पफुल होंगे। इन्होंने, मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने 2016 में जो एआरएस था सेकंड रैंक सिक्योर किया था और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किया था इन्होंने एआरएस मेंस में। तो किस तरह से ब्यूटीफुल राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इन सब बातों को राजेंद्र प्रसाद मीना जो है यहाँ पर अभी कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लग के अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एट दिस चैनल वंस अगेन। अब चलिए, अब स्टार्ट कीजिए और स्टूडेंटों से इंटरेक्ट कीजिए। आप बताइए अपनी स्ट्रेटजी। सर, हम इस तरह से, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह से बताना चाहूँगा कि सपोज करो आप होप कि आप सब लोग नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं किए फिर भी आपको अभी डरने की बात नहीं है, मतलब आपको डरना नहीं चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप आपकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से बनाएं कि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो अभी आपकी जो मेंस है उसको उसके लिए टाइम आपके पास 15 से 17 दिन आप जो है बचे हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, सबसे जो क्वालिटी टाइम जो होता है ये है जिसके अंदर आपको 12 से 14 घंटा स्टडी करनी होती है। तो इस दौरान सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि सर हम अब जो 15 दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हम कैसे पढ़ाई करें। तो मैं आपको सब यही कहूंगा कि आप जो प्रीलिम्स में जैसे पढ़ाई किए थे उसका प्रीलिम्स में मार्क्स स्कोर करने का अलग एक है तरीका ऑब्जेक्टिव का, इधर मेंस में एक अलग है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर लिए हो तो आप क्या कि आपकी जो बुक्स है उनको आप थोड़ा साइड में रखो और आपने जो नोट्स बनाए एकदम जितने आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पूरे सिलेबस के, मैं पहले भी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर किया हूँ कि आप सिलेबस की एक एक आउटलाइन उसको फॉलो करते हुए आप नोट्स बनाइए और नोट्स इतना ही बनाइए जितना आप लिख सकते हो। तो आपने नोट्स सब लोग बना लिए होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस देखो, अभी मैं कुछ स्टूडेंट से पूछा तो पूछते हैं कि सर हम जब प्रैक्टिस करते हैं और नोट्स ही पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो नॉलेज है वो कम हो रहा है। तो आपको एक बेचैनी सी होती है कि हमें बुक्स पढ़ना चाहिए। तो आप बुक्स आपको तभी उठाना है तब आपका वो कंसेप्ट बिल्कुल वीक हो। देखो आपका आप जिस लेवल पे आप अभी हो, एआरएस में क्वेश्चन आने वाले उसमें 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़ा है, सुना है, लिखा है। तो बहुत कम चांसेस है जो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो जो आपको आता है, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको सही से दिमाग में उसका क्वेश्चन उसका पहले से आपको प्रिपेयर करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कैसे कम टाइम में कैसे आप लिखने वाले हो, और साथ में कैसे आप उसकी अभी से प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग, आपकी जो स्पीड है। और साथ में जो चॉइस है कि आपकी जो कीवर्ड्स है, कौन सा कीवर्ड्स, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो किसी चीज का मान लो एडवांटेज पूछा और आपको उसके 15 एडवांटेज आते हैं और आप उसके आपको पता है कि आप 5 मार्क्स में आपको 4 या 4.5 मिनट मिलने वाले है। तो उस पीरियड में आप मान लो सपोज करो पूरा पॉइंट नहीं लिख पाओ तो आपके दिमाग में पहले से फ्रेम होना चाहिए कि मैं उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मेरे पास इतना टाइम बचा तो मैं ये लिखूंगा, नहीं तो ये लिखूंगा। तो ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चन बेस्ट आता है तो आप उसी के पीछे आप लगे रहो। तो मैं सबसे पहले ऐसी शुरुआत करना चाहूंगा कि आपके सबके दिमाग में एक होता है कि सर कौन सी यूनिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम यूनिट वाइज पहले ऐसे हम प्लान करेंगे, यूनिट वाइज हम पहले डिस्कस कर लेंगे कौन सी यूनिट से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद सपोज करो कि आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो तो वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी स्ट्रेटेजी का। तो आप एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करोगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अपने मेंस के अंदर टोटल 30 यूनिट है। क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी। ज्यादातर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर जियोग्राफी इकोलॉजी का जो मटेरियल वो मिल नहीं पाता। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन या तो एक दो क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में नहीं आएगा, या फिर वो फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे कि मेरे टाइम में एक क्वेश्चन आया था 5 टू जियोग्राफी का, जो एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि एग्जाम में कहीं नहीं दिया हुआ। तो आप थोड़ा केयरफुल रहिए कि पहले यूनिट से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं है। तो आप यूनिट जो इस यूनिट में जो आउटलाइंस है उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़े। जैसे क्रॉप जियोग्राफी, फाइटो जियोग्राफी, ये क्या है। और इसके साथ जो क्लाइमेट चेंज आप सब पढ़ते हो, बट फिर भी आप क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट शिफ्ट, इसकी एडेप्टेशन, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी वगैरह, ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है।
रिमोट सेंसिंग है, वो भी 5 मार्क्स में एक बार पूछा गया। इसके साथ साथ ये जो स्पेशल इंडिसेस वगैरह दी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इसमें से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। साथ में ऐसी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो फिजियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि एग्रोनॉमिस्ट को फिजियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, तो फिजियोलॉजी के कुछ इसमें कंसेप्ट है। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप फिल द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन आते हैं फोर्टिफिकेशन, उसमें इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा आप इसको छोड़ो नहीं, थोड़ा इस पे भी ध्यान दो। दूसरा जो हमारा यूनिट है वो वीड मैनेजमेंट। तो देखो, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं कि जैसे पहला ही है कि स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट। आपके दिमाग में आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट, आपने पढ़ा है, बीएससी पढ़ा होगा, एमएससी पढ़ा होगा, आपको पता है। जब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाएगा तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि कंसेप्ट है। आप टीकेदास या कोई बड़ी बुक पढ़ रहे हो, उसमें देखो कि 5-6 पेज लिखे हुए हैं। तो आपको पहले से प्रिपेयर होना है कि प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट में आपको आता है, पर आप वहां पे 4.5 मिनट में क्या लिखने वाले, और सीधा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, थोड़ा घुमा के आएगा। तो यहाँ से आ सकता है। दूसरा जो है वीड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो फिंगर ब्लैंक्स में आएगा, और प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर यहाँ 5 मार्क्स में भी आ सकता है। जैसे कि उसके अंदर देर का, जैसे क्रॉप एसोसिएट वीड है, क्रॉप बाउंड वीड, ऐसे दोनों मालूम डिफरेंस। देखो 5 मार्क्स में मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आते हैं, मतलब कंपेटेटिव आप उसका आंसर दो, इस टाइप से आते हैं। जैसे फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा आ गया, तो मिक्स फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो इसके लिए आप रेडी रहे। और कोविड कंपटीशन इज ये आ सकता है कि पीरियड ऑफ कोविड कंपटीशन इज डायनेमिक अप्रोच, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे कि मोड ऑफ एक्शन फॉर्मुलेशन का हमारे टाइम में एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया था। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इसमें से 5 मार्क्स का, ये बहुत कम चांसेस है कि आप एक्सपेक्ट करो कि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, वहां पे 10 मार्क्स का आ जाए। तो आप उसके लिए भी रेडी रहो। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कुछ चैप्टर से कि आपको लग रहा है कि यहाँ तो 5 का ही बनेगा क्वेश्चन, 10 का तो नहीं बन सकता, पर वहाँ 10 का बन सकता है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए। तो इसके अलावा ये है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। देखो सब पढ़ा है, बीएससी में पढ़े, एमएससी में पढ़े हैं, पर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट जब आप पढ़ने जाओगे तो इतना सारा मटेरियल मिलेगा, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। आप 4.5 मिनट में आपको बेस्ट जो चीज है वो आपको वहां लिखनी है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितने कम टाइम में कौन सी चीज बेस्ट टाइम में आप लिख पा रहे हो। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन आपको आता है इसका मतलब आप इसके अंदर 6-7 मिनट दे दो, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप रेडी रहिए। देखो डरने की कोई बात नहीं, मेंस में मैं भी बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया है। इसके अलावा रोल ऑफ जीएम क्रॉप इन वीड मैनेजमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि इधर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सिलेक्टिविटी टाइप्स, इसके कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीड मैनेजमेंट के, ये साथ में जैसे ट्रिप क्रॉप, कैच क्रॉप, ऐसे अंदर के जो कंसेप्ट हैं उनमें से एक बार ये पूछा गया था 5 मार्क्स में, तो आप उसके लिए भी रेडी रहो। और जैसे मान लो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है, सिंपल इशू है, बट आपको क्रॉप प्रोडक्शन से लिंक करके पूछेगा। देखो एग्रोनॉमी का काम ही मैनेजमेंट है, तो लिंक करके पूछो। जैसे मान लो डेक्सीडियल राइस है, उसके अंदर वीड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसमें से पूछ लिया। मान लो मैनेजमेंट है, उसमें से पूछ लिया। तो आप जनरली आपके दिमाग में आता हो कि सर क्रॉप प्रोडक्शन है, उसमें तो क्रॉप्स के बारे में, उसमें हम क्या पढ़े, तो क्रॉप्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्रॉप का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वीड मैनेजमेंट इन डेक्सीडियल राइस, या ऐसे घुमा के क्वेश्चन, वीड मैनेजमेंट इन पल्सेस। तो आप इनके लिए प्रिपेयर रहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। हमारा थर्ड यूनिट है सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज। देखो जो फर्टिलिटी के आप जो बेसिक कंसेप्ट आपने नेल्सन टिजली पढ़ी होगी, अच्छी किताबें पढ़ी होगी, पर यहाँ अपना काम है एआरएस में ज्यादातर जो आता है वो आता है मैनेजमेंट पार्ट। तो आप न्यूट्रिएंट के एस्पेक्ट में एज ए एग्रोनॉमिस्ट देखो, तो न्यूट्रिएंट पे वैसे सोइल साइंटिस्ट खूब काम करें, हमारा काम है मैनेजमेंट। तो ज्यादातर फर्टिलिटी वाला जो यूनिट है उसमें से हमारा जो मैनेजमेंट पार्ट वो हमें सबसे ज्यादा कवर करना है कि आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को मतलब कैसे आप बेस्ट करोगे ताकि क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो इसके अंदर जैसे मान लो इसमें से आ सकते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, हाउ टू इंक्रीज द फास्फोरस यूज एफिशिएंसी, हाउ टू इंक्रीज द माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। इसके अलावा फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन स्ट्रेटेजी वगैरह इनके बारे में आ सकता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि सोइल हेल्थ कार्ड है, आपके इस यूनिट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या कोई ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिससे कि वो जो सोइल की क्वालिटी है, जो हेल्थ को उसको मेंटेन करना चाहते हैं, और जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज वो मीन्स लॉन्च किए हैं, तो आपको उन पर ध्यान रखना है। वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सोइल हेल्थ कार्ड का यहाँ पे नहीं, पर क्वेश्चन आ सकता है। ये तो खैर 4-5 साल पुरानी हो गई। कोई नई स्कीम अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है तो आपके कोर्स से कहाँ वो लिंक कर रही है, तो आप उसको छोड़े नहीं, उसको जरूर पढ़े। तो ये बेसिक जो है मैनेजमेंट पार्ट वो सोइल फर्टिलिटी में हमें पढ़ना है, और ज्यादा डीप कंसेप्ट में हमें नहीं जाना है।
ड्राई लैंड है, देखो ड्राई लैंड से सब कहते हैं कि सर ड्राई लैंड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्यों ड्राई लैंड से क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि हम जो मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमारा मैनेजमेंट क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, यही तो जो इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा काम है। तो ड्राई लैंड है तो पूरा वाटर मैनेजमेंट वाला जो कंसेप्ट है, कहीं कहीं लिंक होता है। तो ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हमारे टाइम में ड्रोट के टाइप्स, जैसे बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन आ गए थे कि ड्रोट कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ टू मैनेज द टाइप ऑफ ड्रोट। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था, एक 10 मार्क्स में आया था, और फिंगर ब्लैंक्स में आते हैं। जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी बताते चलूंगा कि आप इनके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़े। जैसे सोइल फर्टिलिटी मैं देखो फर्स्ट यूनिट में आपको बताया नहीं, फर्स्ट यूनिट में आपको जनरली मिलेगा नहीं, पर फिर भी आप जो ऐसा रेडी उसके अंदर कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। साथ में आप इंटरनेट से कहीं से भी आप सर्च कीजिए, क्रॉप इकोलॉजी जियोग्राफी के बारे में पढ़िए। साथ में वीड मैनेजमेंट है, मेरे हिसाब से टीके दास एनएफ है, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और सिलेबस को फॉलो करते हैं, देखो सिलेबस के जो कीवर्ड सिलेबस में है वो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पूरी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए सिलेबस को फॉलो करते हुए, दैट गुड, आपको बुक्स में वापस जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सोइल फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी के लिए फिर मैं बोलूंगा कि जो कंसेप्ट वाली किताब है जैसे इन किताबों को वापस से उठाने की जरूरत नहीं है। आप मैनेजमेंट जो पार्ट है, मैनेजमेंट पार्ट एक किताब में, इसका मैं एक किताब कोई भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आप इस जो भी इसमें जो है उसको मटेरियल को उठाओ और अपने नोट्स में डालो। साथ में ड्राईलैंड है, ड्राईलैंड मेरे हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय एसआर रेड्डी, उसके अंदर जो ड्राईलैंड है वो मोर देन एनफ है। उसके साथ साथ आप कुछ रिव्यू मिल जाएंगे आपको, जैसे मान लो मॉइस्चर कंजर्वेशन वगैरह पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च की है सोइल वाटर कंजर्वेशन पे, जैसे मान लो जल शक्ति अभियान वाटर कंजर्वेशन पे, और माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है। तो आप इनके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि रेनफेड एरियाज के हम जो अल्टीमेट हमारा गोल ये कि रेनफेड एरियाज में हम प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें। तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इनपुट है, जो इनपुट है वो वाटर है और दूसरा न्यूट्रिएंट है, तो इनका मैनेजमेंट कैसे करें। तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर में ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो ड्रोट जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रोट टाइप्स मैनेजमेंट। साथ में जो कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग है वो इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे एक्वा फर्टिगेशन मान लो न्यू कंसेप्ट, ये आपको देखो बुक्स में नहीं मिलेगा, पर एक्वा फर्टिगेशन पे शायद IRI का साइट पे आप देखोगे तो एक्वा जो फर्टिगेशन मशीन वगैरह जो उन्होंने डेवलप की है उस पर शॉर्ट नोट्स आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। मैंने भी मेरे नोट्स में कुछ लिखा था इसका मटेरियल, तो आप सर्च करोगे तो बुक्स के अलावा आपको हो सकता है थोड़ा नेट से मटेरियल कलेक्ट करना पड़े, और 2-4-5% वैसा आप कीजिए। 100% बुक्स पे डिपेंड मत कीजिए। थोड़ा साइट वगैरह भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट भी देखो, ICAR की साइट भी देखो, नई स्कीम्स को लॉन्च किया है क्या। क्योंकि अगर नया क्वेश्चन आया तो देखो, नया क्वेश्चन आया तो एकदम नया नहीं आएगा, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा बट थोड़ा घुमा के होगा। तो आपको जो नई स्कीम से नई कुछ चीज लॉन्च हुई है तो आप उसको उसमें डालना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को उसको आंसर को एनरिच करना है। हमारा जो 5 यूनिट है वो है क्रॉप प्रोडक्शन इन प्रॉब्लम सॉइल। तो मैंने आपको बोला, हम जब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जब भी हम फर्टिलिटी का कोर्स करते हैं तो मैनेजमेंट वाला जो ये प्रॉब्लम सॉइल का जो मैनेजमेंट पार्ट है ये हम पढ़ते हैं। तो जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है सोइल्स के अंदर, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, जो एसिडिटी वगैरह भी है, वाटर लॉगिंग, जो भी कंडीशन है, पहले तो उस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी घटती है बढ़ती है, सोइल की फिजिकल कंडीशन कैसे, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और मैनेजमेंट पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हो सकता है 10 नंबर के क्वेश्चन भी आए, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल्स लाइक सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, एसिडिटी। तो इसके लिए भी मैं स्पेसिफिक बुक आपको रेफर नहीं करूंगा। आप जो ISSS है उसमें से भी आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। साथ में जो SRD में भी कुछ मटेरियल दिया है, DK दास में भी दिया है, तो आप सब जगह से मटेरियल कलेक्ट करो, अपना प्रिसाइज नोट बनाओ, और एक बुक पे आप डिपेंड मत रहो। साथ में जैसे इसमें भी है डिग्रेडेड लैंड का कुछ चैप्टर, कुछ पार्ट है जो इसके अंदर SRD में दिया हुआ, मेरे हिसाब से वो खूब है, एग्रोफोरेस्ट्री एंड मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड लैंड, ऐसा कुछ है, कुछ टॉपिक उसके अंदर, मैंने नोट्स में भी डाला उसको। तो वो जो पोर्शन है आप वहां से उठा लीजिए। और हमारा 6था यूनिट है वो है क्रॉप प्रोडक्शन। देखो यहीं से पूछते हैं कि सर क्रॉप्स के अंदर कैसे क्वेश्चन आएगा। देखो जो मेरा बेस था उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में, मैं किसी पूछा था, कॉटन का पूछ लिया जस्ट, हमने BSc में आता है कि कॉटन में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्लांटिंग मेथड, उसके फर्टिलाइजिंग मैनेजमेंट, ऐसे आपको 3-4 पॉइंट्स आपको देंगे और आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से एडजस्ट कर लोगे। पर अगर मान लो जैसे राइस है, राइस में से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो राइस में से क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं आपको जैसे एग्जांपल देके बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। क्रॉप प्रोडक्शन में आपको क्रॉप्स ना पढ़ के, क्रॉप्स तो पढ़ना ही, साथ में आपको क्या पढ़ना है। जैसे राइस में डायरेक्ट सीडेड राइस है, उसके अंदर पूछ लिया आपको ना, डायरेक्ट सीडेड राइस को, अरबिक राइस को, एक अच्छी टेक्निक है, इसको क्लाइमेट चेंज से लिंक करके पूछ लिया, ऐसे कुछ पूछ सकता है।
सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, इसको पूछ सकते हैं। साथ में जैसे मान लो गेहूं की कोई नई चीज है, उसको पूछ सकते हैं। कॉटन की प्लांटिंग मेथड, शुगर केन का मान लो कुछ एडवांस टेक्निक, ये पूछ लिए। तो ऐसे क्रॉप से भी कुछ ऐसे एडवांस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उनके लिए रेडी रहिए। सिर्फ क्रॉप्स जो बेसिक जो हम पहले पढ़ते थे स्टैटिक पोर्शन, वही पढ़ के आप रुकिए नहीं। जैसे ये भी हो सकता है, जैसे मान लो पल्सेज है, पल्सेज ऑयल सीड इनकी बहुत डिमांड है, पर इनका जो प्रोडक्शन है जो कंट्री में वो काफी कम है। तो क्वेश्चन पूछ लिया एज ए एग्रोनोमिस्ट कि आप क्या मैनेजमेंट प्रोसेस करोगे ताकि उनका प्रोडक्शन आप बढ़ाया जा सके। तो इनका क्वेश्चन यही से आपको डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेगा, आपको सोचना है, जगह से थोड़ा पढ़ना है और मैटर कलेक्ट करना है कि कैसे, क्या पहली बात तो क्या प्रॉब्लम्स है कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जिनका प्रोडक्शन लेवल वो कम है, और एज ए एग्रोनोमिस्ट हम कौन कौन से टेक्निक्स जो अपना सकते हैं उनसे ताकि इनका प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें। साथ में एक ये भी ध्यान रखना, जैसे मान लो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इन्होंने FAO ने अनाउंस किया 2013 को, सॉरी 23 को। तो मिलेट्स कुछ ऐसी जो चीजें हैं अभी, जैसे सूडो सीरियल है, मिलेट्स है, पल्सेज है, ऑयल सीड है, जो क्रॉप प्रोडक्शन में जो पहले माइनर थी अब वो मेजर इशू बन गए। तो आप इन इशू को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, मिलेट्स के बारे में पढ़ो कि मिलेट्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनकी वजह से उनका प्रोडक्शन लेवल कम है, और हम एज ए एग्रोनोमिस्ट हम क्या कर सकते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। तो आप ऐसे पोर्शन पे भी थोड़ा ध्यान दें। हमारा जो 7वां नंबर का यूनिट है वो है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स कहते हैं कि एग्रोनोमिस्ट को एग्रोनॉमी के साथ स्टैटिक्स, फिजियोलॉजी ये पढ़ना पड़ता है। स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरे हिसाब से 15 से 20 नंबर तो आपका मेंस में लेके जाएगा स्टैटिक्स। हमारे टाइम में 20 नंबर से ज्यादा आया था। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो DMRT है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, इनकी रेंज पूछ लिया, कुछ भी क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन दे के आंसर मार देते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स में याद नहीं होता, और स्पेशली इस टाइम में आप सिर्फ मेंस पे फोकस कर रहे होते हैं, आप आंसर राइटिंग पे पूरा ध्यान दे रहे होते हैं, तो आपका जो कहीं ना कहीं वो जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो कमजोर पड़ते हैं। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि मेंस की तैयारी के साथ साथ आप बीच बीच में थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहो, क्योंकि वहाँ जो 40 क्वेश्चन आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, साथ में टाइम भी कम लगता है, उसमें एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से वहाँ क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं। साथ में डिजाइन के बारे में पूछ सकते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स में कि एनओ वगैरह उसका दे दिया फार्मूला, कौन सा डिजाइन यहाँ पे होगी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। बाकी शॉर्ट नोट में क्या आ सकता है, जैसे मैं आपको पूछूं, जैसे मान लो एनओ है, एनओ की एग्जम्पशन उसका 5 मार्क्स में, देखो अभी आया नहीं पर मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये कंसेप्ट इनका दोनों में डिफरेंस, ये 5 मार्क्स में आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और अभी भी आ सकता है। तो आप देखो सबको आता है, पर बात वही है कि आप सब लोगों को आता है, आप सबसे बेस्ट कैसे लिख पाओगे। तो आप उसके लिए मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा आप मटेरियल उसके अंदर लिख सको, बेस्ट जो कीवर्ड है वो लिख सको, वो आप लिखो। इसके अलावा जैसे मान लो CD CV हम जो सब जानते हैं, सब स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है, ऐसे कीवर्ड वहां दे दिया 2-3-4, आप उनको एक्सप्लेन करें। और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे, इसके अलावा जैसे मिसिंग प्लॉट टेक्निक है, DMRT है, कंफाउंडिंग है, शॉर्ट नोट्स है, और पूल एनालिसिस है, ये इनके शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। इनका एनोवा साइड पूछेगा, एनोवा पूछेगा तो फिर हम मेरे हिसाब से एग्रोनॉमी के अंदर एनोवा पूछेगा तो फैक्टोरियल RBD ये इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट। एनोवा में आपको क्या डिजाइन का नाम नहीं देगा, क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपको क्वेश्चन देगा, कंडीशन देगा, तो उसमें आपको डिजाइन आइडेंटिफाई करनी है और फिर डिजाइन लगानी है, उसके अंदर पूरा जो प्रोसेस है, पूरी स्टेप वो लिखनी है। देखो 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसमें से ऐसा भी नहीं है कि इस पोर्शन को वो छोड़ दे, क्वेश्चन तो पक्के आएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स को आप, इसके लिए आप रंगा स्वामी है, मेरे हिसाब से रंगा स्वामी के बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बुक मोर देन एनफ है। तो इसके लिए ये है। हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मैं बुक बताना भूल गया था, इसके लिए आप राजेंद्र प्रसाद जो बुक है पूरी नहीं पढ़ना, उसकी जो मेन चीजें, बहुत बड़ी बुक है, तो उसको मेन जो कंसेप्ट है वो मेन चीजें वो आप एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने नोट्स में। और हमारा जो 8वां नंबर का यूनिट है वो सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, इसका अलग से कोई उसमें नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में कि एक यूनिट नहीं मिलेगा आपको। ड्राई लैंड और जो है इसके अंदर एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम वगैरह, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय SR रेड्डी, इसके अंदर बहुत अच्छा मैटर लिखा है। मेरे हिसाब से उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़े बहुत रिव्यू पेपर वगैरह आप देख सकते हो एग्रोफोरेस्ट्री के। यहाँ से अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम वगैरह, यहाँ से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये यहाँ पे जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, और हम इसको कैसे, इसकी जगह कौन सी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है वो हम वहाँ पे मतलब मीन्स फार्मर को बताएं
ताकि हमारी जो सोइल हेल्थ, सोइल क्वालिटी वो डिटोरेट नहीं हो, वो मेंटेन रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस के उस हिसाब से। 8वां नंबर का हमारा जो यूनिट है वो है बेसिक्स ऑफ सोइल एंड वाटर। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो 3 यूनिट है यहाँ पे वो पूरा वाटर मैनेजमेंट का। वाटर मैनेजमेंट के लिए आप कोर्स बुक, तो इसके लिए मेरे हिसाब से वाटर मैनेजमेंट बाय एसआर रेड्डी है ना, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा कुछ लोग माइकल वगैरह पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से माइकल तक जाने की जरूरत नहीं है, ये किताब आप पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है। और उसके अगर आपको पुराने वाली बुक्स अगर आपके पास है वाटर मैनेजमेंट है, उसके अंदर पीछे फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वो जरूर सोल्व करें। अगर इधर क्वेश्चन आया तो वहीं से जरूर मैच खाएगा वाटर मैनेजमेंट का। तीनों यूनिट इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर अगर मैं कहूँ अगर ARS के अंदर की कौन सा पोर्शन ज्यादा कवर होने वाला, तो वाटर मैनेजमेंट का इसमें 3 यूनिट है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी हमारे मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि वो ड्राई लैंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री कहीं कहीं लिंक होते हैं, तो कहीं से ये क्वेश्चन है। तो इनके लिए आप वो बुक पढ़े। अंदर से तो मैं क्या बताऊँ, सभी इसके अंदर जो कीवर्ड्स है इसके सारे सिलेबस के, वो आप सारे अच्छे से देखें, वही क्वेश्चन आएंगे। में जैसे कि मैं आपको जनरली बता दूं वाटर मैनेजमेंट से हमारे टाइम में क्या पूछा था। जब हम 2016 में जो पेपर हुआ था, उससे पहले फार्मर्स फेयर हुआ था तो IRI में, तो मोदी जी ने अनाउंस किया था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसे जो हमारे ओल्ड कंसेप्ट हैं वाटर प्रोडक्टिविटी की, बट उन्होंने ये लाया पब्लिक के बीच में, फार्मर्स को एड्रेस किया, न्यूज में भी आया, काफी हुआ। उसी को पकड़ के मान लो मुझे लगता है कि हमारे जो ओल्ड कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं नए ट्रेंड में आ रहे हैं, तो वो वापस एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी को घुमा के उन्होंने 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया। एक तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का पूछ लिया, घुमा के अच्छा खासा क्वेश्चन दिया था कि आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, पर कंसेप्ट आपका वही आएगा। इसलिए आपको मैं ये कहूंगा कि कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आए, आपका स्टैटिक पोर्शन है ना, वो आपको दिमाग में अगर आप रहेगा तो आप उसको आंसर को एड्रेस कर लो। साथ में माइक्रो इरिगेशन का एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो इरिगेशन में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप इरिगेशन को हल्के बना ले, अच्छे से पढ़े, उस बुक को अच्छे से पढ़े। और हमारा 10वां है सोइल वाटर रिलेशन। 11 जो यूनिट है वो प्लांट वाटर रिलेशन, ये सब वहीं से। और 12 है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। तो ये सब आप उसी बुक से पढ़े। मैं एक एक लाइन पे जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा ना। और जो हमारा जो लास्ट यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल एंड वाटर, तो इसमें देखो यहाँ से मैं आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं अपना बताऊं, जैसे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर है, तो एक सोइल इरिगेबिलिटी है, क्लासिफिकेशन है, वो SRD में जो है वो मोर देन एनफ, मैं फिर बोल रहा हूँ बुक मोर देन एनफ है, उससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, वहां पे वो दिया हुआ है। और सोइल इरिगेबिलिटी क्लासिफिकेशन है वो 10 मार्क्स में आ गया वहां पे। और मैं खुद उसके अंदर सोइल क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, वो मैं लिखना स्टार्ट कर दिया था। मैंने खुद गलती की, ये क्वेश्चन मेरे को आता था फिर मैंने गलती की। लास्ट यूनिट है, इसके साथ मैं आपको सबको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप वहां पे आपको लगेगा कि क्वेश्चन बस आ गया, आप लिखना स्टार्ट किए। मेरे हिसाब से लिखना स्टार्ट करने से पहले आपको 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड आपको माइंड को प्रोसेस करने का टाइम दो कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या आ रहा है, इसकी डिमांड क्या है। मैंने खुद गलती की, इसलिए आपको सबको ये बोलूंगा कि आप जल्दबाजी ना करें। बड़ा क्वेश्चन है, आप सोचो पहले कि मैं इसमें क्या लिखने वाला हूं, पूछ क्या आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन की जो डिमांड है वो हमें पूरी करनी है, उसके बाद में हमारा जो नॉलेज है, हमें क्या आता है वो बाद में झाड़ना है। पहले क्वेश्चन की डिमांड पूरी करनी है। कभी भी ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देख करके तो आ गया बस और लिखना स्टार्ट किया। एक बार आप लिखना स्टार्ट करिए और गलत वे में आप लिखना स्टार्ट किए, काटोगे तो भी आप फंसोगे। इसलिए मैं सबको ये रेकमेंड करूंगा, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ये बात है। 13 यूनिट है, इसके बारे में आपको मैं बता दिया। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर है, ये भी आप प्रॉब्लम इस जो SRD है जो इरिगेशन वाली, इसमें से आप पढ़ सकते हो। साथ में अगर आपको और भी कुछ अच्छी जगह मिल जाए, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आ सकता है, तो आप उसको एनरिच करो, उस नोट को एनरिच करो। तो ये हमारा सब हो गया है कि कौन कौन सी यूनिट से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ये सब आपने नोट बनाए और आपके दिमाग में फ्रेम बने गए कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ में स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर स्टैटिक पोर्शन तो हम कवर कर ले, पढ़ लें, पर एक डर होता है कि सर जो मॉडर्न कंसेप्ट है, नई जो चीजें हैं, साथ में नई जो हमारे आसपास जो चल रही है, कुछ स्कीम लॉन्च हो रही है, कभी क्या हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। देखो डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आप जब लिखने जाओगे तो मटेरियल वही आएगा, बस थोड़ा सा आपको घुमाना है। जैसे सपोज करो मैं आपको पूछूं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आज से 20 साल पहले भी चल रहा था, 50 साल पहले भी चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा। एक कंसेप्ट कभी पुराना नहीं होगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मान लो फार्मर इनकम, डबलिंग फार्मर इनकम, या कुछ भी इनकम सेक्टर से रिलेटेड करके अगर आपको पूछ लिया तो क्या बेसिक कंसेप्ट तो वही रहेगा। आपको बताना है कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ये सस्टेनेबल क्यों नहीं है, वो क्यों इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज को लिंक करके जो पुराना जो कंसेप्ट है उसको नई चीज के, यही तो आपका काम है। आप रिसर्चर, इसलिए तो रिसर्च में आपको ICR लेगा। आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप पुरानी जो चीजें फार्मर ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर रहा है उसमें क्या नया करके
और फार्मर्स की जो जो इनकम है वो सस्टेन करो, और जो साथ में सोइल जो क्वालिटी वगैरह उसको भी आप मेंटेन कर सको। तो ये आपको आंसर राइटिंग में ये सब चीजें आपको स्ट्रेटेजी आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी चीजों को इंटरलिंक करो। ठीक है, आप यहाँ तक आपने नोट बनाए, आपकी स्ट्रेटेजी आपको पता है, आपने 15 दिन प्रैक्टिस कर ली। अब है कि आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो। अब मैं आप बोलूंगा कि 3 घंटे आप उसको कैसे मैनेज करोगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन में कितना मार्क, कितना नंबर टाइम देना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि वहाँ पे ज्यादा परेशान नहीं होना है। कोई बोलते हैं कि कहते हैं कि सर फिगर वगैरह बनाते हैं तो पेंसिल यूज करें, क्या करें, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला, पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, अगर अच्छे से क्वेश्चन पूछने लग गए तो आप ये ध्यान में रखो कि टाइम आपका इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम को वहां पे मैनेज करना है। तो स्ट्रेटेजी सिंपल सी है, आप जाओ रिलैक्स हो वहां पे। सबसे पहले जो 40 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप 20 मिनट लेके चलो, आराम से आप उनको 20 मिनट में आराम से आप कर दोगे। जो क्वेश्चन नहीं आए तो आपको टाइम मिलेगा बाद में सोचने के लिए। कभी ऐसा हो जाता है, मुझे भी ऐसा हुआ था, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि जो अलसी का जो फाइबर के लिए हम क्रॉप उगाते हैं उसको फ्लेक्स बोलते हैं, अलसी को, यही क्वेश्चन मुझे नहीं आया। तो सही, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे थोड़ा परेशान रहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, हम भूल जाते हैं। तो रिलैक्स रहना है, जो क्वेश्चन आए ठीक, ना आए तो आप उसको छोड़ो, आप बाद में भी आप बीच में उसको देख लो। तो सबसे पहले आपको 20 मिनट का टारगेट लेके चलो कि आपको 40 क्वेश्चन करना है। 40 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे फिंग द ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। बाकी फिंग द ब्लैंक्स आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। उसके अलावा फिर आएंगे आपका 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में 20 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 4.5 मिनट में, मेरा स्ट्रेटेजी है कि आपको 4.5 मिनट में वो क्वेश्चन खत्म करना है। कोई क्वेश्चन आपको ज्यादा आए, कैसे भी आए, आपको पहला जो आप पहले राउंड में आप 4.5 मिनट में एक आंसर देके निकल जाना है, क्योंकि आपको पता नहीं बाद में टाइम मिले ना मिले, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, और वो भी सब क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 4.5 मिनट में मेरी वाली स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे, 4.5 मिनट इधर दोगे और उधर 9 से 10 मिनट आप 10 नंबर के क्वेश्चंस में दोगे, तब भी आपके पास टाइम 20 मिनट से ऊपर टाइम आपको बच जाएगा। मेरे पास भी टाइम बचा था, तो वो टाइम बच जाएगा। तब आप वापस आओ, और जो आंसर आपने लिखा है तब आप पहले देखो, पहले राउंड में आप जस्ट मैंने बोला ना कि क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन की जो नीड है वही पूरी करके जाओ, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखो। ठीक है, सेकंड राउंड में आप आओ, जब आपको जो एक्स्ट्रा चीज है वो आप वहां पे एनरिच करो, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप रिलैक्स हो, पूरा पेपर आप कर लियो, आप ऐसा कीजिए। तो 5 मार्क्स का करके आप फिर उसके बाद मेरे हिसाब से 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो करने से पहले आपको मेरे हिसाब से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ताकि माइंड अच्छे से प्रोसेस हो जाए, क्योंकि उधर काफी बड़ा आपको लेंथी आंसर देना होता है तो थोड़ा बोरिंग होगी और स्पीड आपकी स्लो होगी। तो आप 5 मार्क्स का पहले अटेंड करो। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और सर आप बताइए, और स्टूडेंट्स क्या क्या मीन्स उनकी क्या आपको ज्यादा आइडिया, स्टूडेंट्स क्या क्या पूछते हैं? मेनली यही है कि लोगों का मेन क्वेरीज ये होता है कि सर प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जिसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया। आई थिंक वो बहुत अच्छी तरह से उनको हेल्प करेगा। और उनका कंसर्न भी यही होता है कि कैसे अप्रोच करना है, और जिसको आपने अच्छी तरह से बताया। तो आई डोंट थिंक कि एनीथिंग लेफ्ट, क्योंकि बहुत ही एलेबोरेटिव वे में आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया है यूनिट वाइज, और ये काफी अच्छा रहा। और मेरे दिमाग से तो लगता है कि ये काफी अच्छा कंटेंट आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प द स्टूडेंट एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट। ओके सर, और मैं एनीथिंग स्टूडेंट्स अगर को आपको देखो और लगता है सिंपल, तो बता सकते हो आप यहाँ पर। हाँ मैं सर स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूंगा सिंपल। देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरे टाइम में क्वेश्चन आया कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया, बस 5 मार्क्स में कुछ नहीं दिया। अब आपको वहाँ डेफिनेशन लिखनी है, उसके एडवांटेज लिखने हैं, उसकी स्टेटस बताना है इंडिया का क्या है, क्या उसकी जो कॉन्स्टेंट है, जो एडोप्शन कॉन्स्टेंट है, प्रिंसिपल है। आपको बहुत सारा नॉलेज है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में। हर स्टूडेंट को जो यार इसकी प्रिपरेशन कर रहा है वो उसने खूब पढ़ा होगा, वो 2 4 5 पेज लिख सकता है। वहाँ 5 मार्क्स में अगर पूछा भी नहीं क्या पूछ रहा है वो, जस्ट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ऐसी जगह ना मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सोच के एकदम उसका जो क्वेश्चन का जो नीड है सीधा दिख भी नहीं रहा, तो आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट, जैसे मान लो एडवांटेज लिखने जा रहे हो तो आप 10 आपको पता है, 2 3 आप लिखो। उसके जो नेगेटिव जो कुछ है, क्या क्या जो एडोप्शन कांस्टेंट है, 2 3 आप पॉइंट लिखो। ज्यादा पॉइंट लिखोगे तो टाइम निकल जाएगा। प्रिंसिपल है उसके 3, तो बेसिक प्रिंसिपल लिख के निकल जाओ बस। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता उसके कीवर्ड है वो कौन से बेसिस पे जो काम करता है, प्रिंसिपल लिख के निकल जाओ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको सीधा आंसर नहीं पूछेंगे, आपको ना आंसर देना पड़ेगा, और वो भी बेस्ट। सबको आता है, आपको बेस्ट कैसे करना है, तो ये आपको करना है। बोले तो जो पॉइंट्स आपके पास उनको आपको पहले से दिमाग में आंसर राइटिंग आपको पहले से फ्रेम करना है माइंड में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया
तो मैं वहाँ पे कैसे इसको मैनेज करूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको मान लो 20 पॉइंट आपको याद है और वहाँ पे आपके पास टाइम 5 पॉइंट लिखने का ही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे आपके नोट्स बनाने में ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेंस में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं वहाँ पे कैसे लिखने वाला हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले मेरा पहला पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि इस एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेटेजी में होना चाहिए। फिर भी अगर स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई होती है प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट डालें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, उसमें हम इश्यू को एड्रेस करेंगे, नया वीडियो बनाएंगे, उसमें सब आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और उन कॉर्नर को टच किया है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स की जो होती हैं क्वेरीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट इसको देखेंगे अच्छी तरह से, उनकी जो क्वेरीज है 80 to 90% सॉल्व हो जाएंगे। और उसके अलावा भी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है, अगर आप चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे। इसका जो है सोल्यूशन हम कोशिश करेंगे आइदर इन द वीडियो फॉर्म आइदर इन द कमेंट वे में हम आपको देंगे लिखकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, अभी तो मैं नहीं कह सकता, अभी तो आप डॉक्टर बनने के लिए आए हो आईआईएम में, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद मीना जी। ये सेकंड आपका कंटेंट था इस चैनल पर और डेफिनेटली ये वीडियो भी बहुत ही हेल्प करेगा स्टूडेंटों को। तो इसी के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो कैसी थी इसको कमेंट करके, लाइक करके, अपना फीडबैक करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, आप जो भी एग्रोनॉमी के एस्पिरेंट्स हैं, ऑल द बेस्ट। एग्जाम बहुत पास में है, बहुत ही ढंग से जितनी मेहनत कर सकते हो उतना करो, और जिस तरह से राजेंद्र मीना जी ने बताया बहुत ही अच्छा बताया। अगर इस तरह जाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी आल्सो अंडर द सिलेक्शन, जो रैंक है उसमें रहोगे।